देश का पढ़ा लिखा युवा जिसने इंजीनियरिंग, एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो चपरासी या डिलीवरी बॉय की नौकरी करने को मजबूर है। नमस्कार दोस्तों, जब आप सुबह उठकर टीवी चालू करते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो आपको एक ही चमकता हुआ भारत दिखाई देता है। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बातें, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का भारत आना और हाईवे एक्सप्रेसवे की खूबसूरत तस्वीरें, यह सिर्फ देखकर लगता है कि देश वाकई बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपना फोन जेब में रखते हैं और घर से बाहर कदम रखते हैं, हकीकत पूरी तरह बदल जाती। जब आप अपने बच्चों की स्कूल फीस भरते हैं, जब आप अस्पताल का बिल देखते हैं या जब आपका पढ़ा लिखा बेटा सालों साल एक अदद नौकरी के लिए फार्म भरता रहता है, तब एक सवाल मन में उठता है, वो जो आंकड़ों वाला विकास है वो आखिर हमारी जेब तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। आज के इस स्पेशल वीडियो में राजनीतिक चश्मे के सिर्फ और सिर्फ आम जनता के नजरिए से बात करें। हम विश्लेषण करेंगे कि वर्तमान सरकार की नीतियां आम आदमी के जीवन को आसान बना रही है या उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। यह वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन यह आपके हक और आपके भविष्य की बात है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं देश के सबसे बड़े वर्ग से, यानी हमारे युवाओं से। भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। हमारी डेमोग्राफिक यानी युवा आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, लेकिन आज इस युवा आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गहरे मानसिक तनाव और अनिश्चितता से गुजर रहा है। सालाना करोड़ों नौकरियों के वादे किए गए थे, लेकिन आज हकीकत क्या है? सरकारी नौकरियों की स्थिति देखिए। भर्तियों का लटकना, एक नोटिफिकेशन आता है, युवाओं सालों तक उसकी तैयारी करते हैं, परीक्षा होती है और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक का संकट देश के लगभग हर राज्य में, चाहे वो किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो, पेपर लीक एक सामान्य बात बन चुकी है। युवा परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं और अंत में परीक्षा रद्द हो जाती है। अदालती चक्कर, जो भर्तियां बच जाती हैं वो किसी न किसी तकनीकी खराबी या नियम के कारण सालों तक कोर्ट में अटकी रहती है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि सरकारी नौकरियां सीमित है और सबको नहीं मिल सकती, तो फिर प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल? कारपोरेट जगत में बड़े बड़े ले ऑफ छटनी हो रहे हैं। आईटी और टेक सेक्टर में नौकरियां कम हो रही है। जो नौकरियां मिल भी रही है उनमें सैलरी इतनी कम है कि एक युवा बड़े शहर में अपने रहने और खाने का खर्च भी मुश्किल से उठा पाता है। परिणाम क्या हो रहा है? देश का पढ़ा लिखा युवा जिसने इंजीनियरिंग, एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो चपरासी या डिलीवरी बॉय की नौकरी करने को मजबूर है। जब देश की सबसे ऊर्जावान आबादी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ फॉर्म भरने और रिजेक्शन झेलने में अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल 20 से 30 वर्ष गंवा देते हैं, तो इसे हम देश का विकास कैसे कह सकते हैं? अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसे इस देश का साइलेंट सफरर यानी चुपचाप दुख सहने वाला वर्ग कहा जाता है। हमारा मध्यम वर्ग और गरीब परिवार पिछले कुछ सालों में महंगाई की मार सीधे आपकी रसोई और आपकी जेब पर पड़ी। एक समय था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे। आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम भी होती है तब भी आम जनता को उसका फायदा नहीं मिलता, क्योंकि सरकार उस पर टैक्स, एक्साइज, ड्यूटी और सेस बढ़ा देती है। पेट्रोल डीजल महंगा होने का सीधा मतलब है हर चीज का महंगाई हो। इसके बाद आता है हमारा नया टैक्स ढांचा, जीएसटी। सरकार ने कहा था कि एक देश एक टैक्स और इससे चीजें सस्ती होगी, लेकिन आज स्थिति यह है कि एक आम आदमी सुबह उठकर चाय बनाने के लिए दूध, दही, छाछ खरीदता है तो उस पर भी टैक्स देता है। बच्चों की कापियां, किताबें, पेंसिल, अस्पताल की बेड, हर बुनियादी चीज को टैक्स के दायरे में ला दिया गया है। टैक्स देना हर नागरिक का कर्तव्य है। हम सब गर्व से टैक्स देते हैं, लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है टैक्स के बदले सुविधा मिलना। आज एक टैक्स पेयर को क्या मिलता है? अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी हो तो सरकारी स्कूल पर भरोसा नहीं कर सकते, उसे महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। अगर परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, सरकारी अस्पताल की बदहाली देखकर लोग कर्ज लेकर प्राइवेट अस्पताल भागते हैं। सड़कों पर चलने के लिए हम रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, लेकिन मानसून आते ही सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती है। यानी आम आदमी टैक्स भी पूरा दे रहा है और बुनियादी सुविधाओं के लिए अपनी जेब से दोबारा पैसे भी खर्च कर रहा है। यह मध्यम वर्ग को दोनों तरफ से पिसने जैसा है। यहाँ हमें सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं को समझना होगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसके छोटे और मध्यम उद्योग होते हैं।
देश में सबसे ज्यादा रोजगार यही छोटे कारखाने, दुकानें और लोकल बिजनेस पैदा करते हैं। लेकिन पिछले एक दशक में उठाए गए कुछ बड़े आर्थिक कदमों ने इन छोटे उद्योगों की कमर तोड़ कर रख दी। नोटबंदी का असर, जिसने कैश बेस्ड छोटे व्यापारियों को ऐसा झटका दिया जिससे कहीं आज तक उभर नहीं पाए। जातिल जीएसटी व्यवस्था, बड़े कारपोरेट्स के पास चार्टेड अकाउंटेंट की पूरी फौज होती है जो टैक्स कंप्लायंस संभाल लेती है, लेकिन एक छोटा दुकानदार या छोटा मैन्युफैक्चरर हर महीने 3 रिटर्न भरने के चक्कर में ही उलझ कर रह जाता है। नतीजा क्या हुआ? हजारों छोटे उद्योग बंद हो गए, और जब छोटे उद्योग बंद होते हैं तो लाखों नौकरियां एक झटके में खत्म हो जाती। अब इसके विपरीत दूसरी तरफ देखिए, सरकार ने कारपोरेट टैक्स में भारी कटौती की ताकि बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिले। बैंकों को डूबते हुए लाखों करोड़ों रुपए के कारपोरेट लोन को राइट ऑफ बट्टे खाते में डालना किया गया। तर्क यही दिया गया कि इससे देश में निवेश बढ़ेगा और नौकरियां पैदा होगी। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट सुधारने और मुनाफा कमाने में किया, ना कि नए रोजगार पैदा करने में। यानी नीतियों का ढांचा कुछ ऐसा बन गया जहां अमीर और अमीर होता जा रहा है और आम आदमी सर्वाइवल अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र केवल चुनावों में वोट देने तक सीमित नहीं होता। लोकतंत्र की असली आत्मा होती है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जब जनता परेशान हो तो सरकार को सामने आकर उनके सवालों का सीधा जवाब देना चाहिए। लेकिन आज के दौर में हमने एक नया ट्रेंड देखा है। जब भी बेरोजगारी पर सवाल पूछा जाता है, जब भी जीडीपी के गिरते आंकड़ों या महंगाई पर बहस होनी होती है, तो अचानक मुख्य धारा के विमर्श न्यूज चैनलों पर ऐसी बहसें शुरू हो जाती हैं जिसका आम आदमी की रोजी रोटी, शिक्षा या स्वास्थ्य से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। भावनात्मक मुद्दों, ध्रुवीकरण और बाहरी दुश्मनों पर डर दिखाकर असली जमीनी समस्याओं को कालीन के नीचे छुपाने की कोशिश की जाती है। यदि कोई नागरिक, पत्रकार या विश्लेषक इन नीतियों पर सवाल उठाता है या आंकड़े सामने रखता है तो उसे रचनात्मक आलोचना के रूप में लेने के बजाय सीधे उसकी देशभक्ति या मानसा पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। सवाल पूछने की इस जगह को खत्म करना किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए सबसे खतरनाक बात है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण का मकसद किसी राजनीतिक दल की बुराई करना या किसी को चुनाव में हराना जिताना नहीं है। सरकारें आएगी और जाएगी, पार्टियां बदलती रहेगी, लेकिन यह देश इस देश की जनता से बनता है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जब आप अपना वोट तय करें, जब आप राजनीति पर चर्चा करें, तो आपके केंद्र में आपके बच्चों की शिक्षा, आपके परिवार का स्वास्थ्य, युवाओं का रोजगार और आपकी जेब की स्थिति होनी चाहिए। जब तक हम और आप जाति, धर्म और सोशल मीडिया के प्रोपोगेंडा से ऊपर उठकर अपनी सरकारों से जमीनी मुद्दों पर सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक कोई भी सरकार हमारे प्रति जवाबदेह नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में उठाई गई आवाज सही और इसे हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बिना डरे ऐसी आवाजें उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू एंड जय हिंद।